मणिपुर के इम्फाल में जो राजधानी है, वहाँ एक बड़ी पुरानी ऐतिहासिक मार्केट है जो सिर्फ महिलाएं चलाती हैं, औरतें चलाती हैं। उनका हाल इतना ख़राब हो गया है कि जो वहाँ के मेयर हैं एल लोकसोर, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इनको 10,000 रुपया हर दुकानदार इनको देगी ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी चला पाएँ। ख़ासकर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो अपना सामान ऐसे पटरी पर या ठेलों पर या मार्केट में जो जगह बनी हुई है वहाँ बेचती है। बहरहाल जून में केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें 10,000 रुपये का कर्ज देने की बात हुई थी स्ट्रीट वेंडर्स को, करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। करीब 1 करोड़ के करीब हैं हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को देने की बात हुई थी। ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया का कह रहा है। और उसमें फिर जितने लोगों ने अप्लाई किया, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया, रेड टेप होती है, फिर झमेला होता है, कुछ को समझ नहीं कैसे करें एक्सेट्रा। 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 4,70,000 लोगों के जो लोन थे वो सैंक्शन हुए। 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स में से 4,70,000 लोगों के लोन सैंक्शन हुए। स्ट्रीट वेंडर्स का ये कहना था, जो सड़क पर जो माल बेचते हैं, उनका ये कहना था कि मतलब उन्हें पुलिस को लगातार रिश्वत देनी पड़ती है, और जो म्यूनिसिपैलिटी के नगर पालिका के ट्रक्स आते हैं उनकी रेडियाँ उठाने के लिए, आपने भी अपने शहरों में देखा होगा, नज़र आई है कि म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आ गया तो ये बेचारे रेडी लेकर अपना छाबड़ी लेकर भाग रहे हैं सामान लेकर। हालांकि इनके लिए कानून है, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, वो इसको कानूनी कवर देता है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे राज्यों में इसकी जो स्कीम्स हैं वो लागू होनी बाकी है, नहीं हुई हैं लागू। और उसके अलावा ये कानून जो हैं कि कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते, उसको उसके शब्द का अर्थ लेकर उसको लगाना, पीछे की नीयत भावना ना देखना, इसकी वजह से भी स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत नुकसान हुआ है। वो कहते हैं लेटर एंड द स्पिरिट, ये अलग अलग बातें होती हैं। तो लेटर में तो आपने लागू कर दिया कि कानून धारा ये कहती है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है उसका कोई ध्यान नहीं रखा। ऐसे बहुत से इलाके होते हैं शहरों में जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर नहीं लगा सकते अपने छोटी मोटी जो भी इनकी रोज़ी रोटी का साधन है, क्योंकि लगता है कि जो सिटी प्लानर्स होते हैं शहरों को चलाने वाले, उनको लगता है कि ये बदसूरती है, ये धब्बा है, बगैर जाने हुए कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, छोटी सर्विस प्रोवाइडर शहरों में, हमारे दर्जी, हमारे माली, हमारे ड्राइवर और भी जो छोटे छोटे काम और करते हैं, उन सब का जो इकोनॉमिक वो है स्ट्रेटा है, जो स्लैब है, जितना पैसा उनके पास है, उनकी अर्थव्यवस्था घर की स्ट्रीट वेंडर से बहुत ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा शहरों में मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार, शुक्र बाज़ार, कपड़े भी बिकते हैं, पुराने नए भी बिकते हैं, नए मतलब बहुत ही सस्ते इस्तेमाल किए हुए बिकते हैं। उसके अलावा और भी तरह तरह का घर का साजो सामान, जालियाँ, छलनी, हाँ, रसोई की छोटी मोटी चीज़ें, ये सब उस अर्थव्यवस्था के उस हिस्से के लिए हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें प्रवासी मजदूर भी कहा जाता है, या जो लोअर इनकम लोग हैं, उनके घर की अर्थव्यवस्था ऐसे सड़क की अर्थव्यवस्था से इन स्ट्रीट वेंडर्स के ज़रिए ही चलती है। बहरहाल इनका बहुत बुरा हाल है आज के दिन, और हम चाहेंगे कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक हैं, वो सिर्फ 10,000 रुपये का लोन लेने से काम नहीं चलता। जो भी उनके काम दोबारा शुरू हों, और लोग खरीदने भी बहुत कम आ रहे हैं, परचेजिंग पावर भी कम है लोगों की। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, हाट वगैरह चलती है, ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इनमें सब कुछ मिलता है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। इसमें जैसे मैंने पहले कहा, कपड़े भी मिलते हैं नए और इस्तेमाल किए हुए, किचन का सामान भी मिलता है, बहुत सारे ठेलों पर पकौड़े भी मिलते हैं, बहुत सारे ठेलों पर चाय भी मिलती है। तो असंगठित क्षेत्र की ये जो अर्थव्यवस्था है, ये चलती रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया, आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ड्रग्स पर चुप रहने वाले नार्को आतंक के समर्थक तो नहीं, इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही आप यानी मेरे सम्मानित दर्शक भी जुड़ेंगे। ड्रग्स के नशे में डूबे बॉलीवुड के नामी सितारों ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश विरोधी ताकतों और आतंकवाद को पनपाने के लिए इन लोगों ने जाने अनजाने कहीं ने बढ़ावा तो नहीं दिया। देश की जनता ने जिन्हें सुपरस्टार बनाया, वो आज देश के साथ
साथ धोखा तो नहीं कर रहे। ऐसे ही दीपिका पादुकोण ने 2 जनवरी को छपाक फिल्म के वक्त अपने ट्वीट में कहा था कि अगर मिलता नहीं तो फिकता नहीं। ये बात उन्होंने एसिड के लिए कही थी। ये भी बैन है, लेकिन दीपिका शायद ये भूल गई कि ड्रग्स भी बैन है। तो दीपिका ड्रग्स क्यों ले रही थी? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ड्रग्स का पैसा आतंकी के काले कारनामों में झोंका गया और कैसे भारत में ड्रग्स का जाल बिछाने की सरहद पार से साजिशें रची गई। देश की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्रग्स करेक्शन पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की खामोशी देश विरोधी ताकतों को बचाने का मौन समर्थन तो नहीं। करण जौहर की ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी। देश की बहस में जो मुद्दा हमने उठाया वो अब दुनिया की बहस का मुद्दा बन गया है। ऐसी पार्टी में दीपिका पादुकोण भी मौजूद थी, जो खुद ड्रग्स मामले में फंस गई हैं। एनसीबी इस पार्टी की भी जांच आगे करेगी। इस बीच सभी सितारे जो इस पार्टी में मस्त थे, उन्होंने कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की चर्चा के बीच दाऊद की ड्रग्स कंपनी और पाकिस्तान के रास्ते देश में आतंक फैलाने का सच लगातार सामने आ रहा है। जांच की आंच बॉलीवुड की चमक बनकर दिखने वाले सितारों तक जा पहुंची है। दीपिका पादुकोण का नाम आने से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती है और ड्रग्स लेने के बाद असर ये होता है कि वो देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। 7 जनवरी 2020 की ये वो तस्वीरें हैं जब दीपिका पादुकोण छपाक से दिल्ली के जेएनयू कैंपस में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में पहुंच गई थी। लेकिन आज जब ड्रग्स पर चैट के खुलासे के बाद उनका नाम सामने आया तो पूरी तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच पहुंचकर दीपिका क्या करने गई थी। इससे पहले भी बॉलीवुड के और भी स्टार सुपरस्टार्स भी ड्रग्स मामले में निशाने पर आते रहे हैं, लेकिन उन पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है जितना इस बार हो रही है। एनसीबी लगातार अपना शिकंजा कस रही है। दूसरी बात, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन शराब से सरकार को टैक्स भी प्राप्त होता है और इस पर कानून भी है। लेकिन कोकेन, एलएसडी, मारिजुआना, चरस, गांजा आदि जैसे ड्रग्स पर बैन है और इस पर भी सख्त कानून है। आप समझ सकते हैं कि इनकी खेप जब समाज के बड़े सेलिब्रिटी और बॉलीवुड सितारों तक पहुंचती है तो इससे वो किसे फायदा पहुंचा रहे हैं। दी यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क ने भी खुलासा किया है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी अल्ताफ खानानी सालाना 14 से 16 बिलियन डॉलर के ड्रग्स के धंधे को चलाता है। ये दाऊद इब्राहिम का मुख्य फाइनेंसर भी है। इन पैसों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह, तालिबान और अलकायदा जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन के लिए किया जाता है। खनानी का मुख्य काम आतंकवाद के लिए दूसरे देशों में पैसा पहुंचाना भी है। जिन कंपनियों से यह सिंडिकेट चलता है उसे मॉस्को नेटवर्क भी कहा जाता है। अब इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि ड्रग्स खरीदने में इस्तेमाल होने वाले पैसे से सीधा फायदा आतंकवाद को पालने पोसने में हो रहा है और बॉलीवुड के बड़े सितारे ड्रग्स पार्टी कर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश की बहस में सवाल यही है कि क्या आतंक का प्रत्यक्ष समर्थन कर रहे इन नामी सितारों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि देश के दुश्मनों के साथ ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा होना भी किसी देशद्रोह से कम नहीं। गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा ये है कि कहीं जाने अनजाने ये लोग नार्को टेररिज्म का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे हम ठीक 9 बजे। हम आपको बताएंगे कि कौन है ये शख्स जो 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नार्को टेररिज्म इस देश के अंदर फैला रहा है। किस देश का है ये भी बताएंगे। दाऊद से उसका क्या लिंक है ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं देश की सबसे बड़ी समस्या की चर्चा नहीं करने वाला। आजकल देश में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स हो गई है। बॉलीवुड को ड्रग के इस जंजाल से, नशेड़ियों से मुक्त कराना है। सब इसी में लगे हुए हैं। यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, और यह समस्या खत्म हो गई तो राम राज्य आ जाएगा। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर कंगना रनाउत का छज्जा गिरना, फिर पायल घोष के आरोप, ये देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। और देखिए, मैं एक छोटा आदमी हूं, सोच भी मेरी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। इन मुद्दों में इतने गूढ़ संवैधानिक, कानूनी, आर्थिक पहलू, नुआंसेस, टेक्निकलिटीज हैं, वो मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं। तो मैं छोटी बात करूंगा, छोटे मुद्दे की बात जो मेरी समझ में आता है। मैं बात करूंगा आपके, मेरे, हम सबके बच्चों की। हम कोरोना काल में हैं, संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, पर देश
खुल रहा है और खोला जा रहा है, और वो जरूरी भी है क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसा गच्चा खा गई है। 23.9% की हमारी भारी गिरावट हुई है विकास दर में। तो दरवाजे तो खोलने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा। ये बात और है कि आज की तारीख में कोरोना के केसेस की जो तादाद है वो 55,62,000 के ऊपर पहुंच गई है। रोजाना जो केसेस हैं वो लगभग 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल खोलने की बात हो रही है। कई राज्यों ने सोमवार से, कल से स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं, और इनमें कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश। और कुछ राज्य ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, ये अभी और क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। 5 अक्टूबर की तारीख भी तय की जा रही है कि तब सोचेंगे। 3 राज्यों ने, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने साफ कह दिया है कि हम अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन सवाल आपसे है, और ये सवाल मैं खुद से भी करता हूं, मैं भी एक पिता हूं। स्कूल खुल भी जाएंगे, क्या हम अपने बच्चों को वहां जाने देंगे? संसद का सत्र चल रहा है और उसे कर्टेल करने की, उसे छोटा करने पर भी विचार हो रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा मामले, और संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे ज्यादा महफूज जगह, सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे के पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाली जगह, वहां भी 30 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, नितिन गडकरी जैसे, प्रहलाद पटेल जैसे, और यहां पर स्कूल खोलने की बात हो रही है। अब स्कूल खोलने, देखिए नीट हुआ, जेईई के इम्तिहान हुए, उसमें कहा गया साल क्यों जाया जाए, और वो तर्क एक जगह अपने आप में ठीक था। 2 बार वो इम्तिहान मुलतवी हो चुके थे, तो कब तक जीरो एकेडमिक ईयर, कब तक कोई सहन कर सकता है? लेकिन स्कूल, अब स्कूल खोले जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस देश में 28% ऐसे परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं, उनके पास कोई स्मार्टफोन, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर नहीं है। उनके लिए इनके इंतजाम करने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया अभी कुछ दिन पहले कि सबको, सब बच्चों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी और नेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वो क्लासेस कर सकें, ऑनलाइन क्लासेस। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। पूरे देश में यह क्यों नहीं किया जा सकता? 60% बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, और पैदल जाएंगे तो एक झुंड बनाकर जाते हैं। हमारे सांसद जो देह दूरी मेंटेन करते हैं वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चे स्कूल में जाकर क्या वो इन सभी मापदंडों का पालन करेंगे? क्या दिल पर हाथ रखकर आप ये कह सकते हैं? क्या बच्चों को आप भेजेंगे, या एक रायता फैलेगा कि स्कूल भी खुले हुए हैं, कुछ पेरेंट्स कहेंगे, कुछ माता पिता कहेंगे कि नहीं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो कुछ क्लासेस फिजिकल होंगी, कुछ ऑनलाइन होंगी। ये छोटी सी समस्या है, मैं फिर से दोहराऊं, बड़ी छोटी सी समस्या है, पर मुझे लगता है इसी पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और इसी पर मैं चर्चा करूंगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूल खोलने का वक्त आ गया है? और क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? स्कूल खुल भी जाते हैं तो क्या आप स्कूल भेजेंगे? और आज मैं फोन लाइंस भी ओपन करने वाला हूं। मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं, आज मैं फोन लाइंस भी खोलूंगा। मैं आपकी राय चाहता हूं। मुझे लगता है ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आपसे, मुझसे, हमारे बच्चों से, हमारे भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो आप 0120, ये नोएडा का कोड है, 0120। नोएडा में है तो ये मिलाने की जरूरत नहीं, वरना ये मिलाइए, और 665-2428 पर कॉल घुमाइए। 665-2428 पर फोन। देश की राजधानी दिल्ली के बारे में आपको बताते हैं। अब दिल्ली के दंगा शास्त्र का हम विश्लेषण करेंगे, और जब आप ये पूरी कहानी आज सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी के महीने में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हुए थे।
22 फरवरी को जब हिंसा भड़कने की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पूरी सरकार के खिलाफ है, पूरे प्रशासन के खिलाफ है और ये गुस्सा असल में जमीन से निकल रहा है। लोग नाराज हैं, लेकिन 4 दिन तक चले इन दंगों की आग भड़कती चली गई। 53 लोग मारे गए और करीब 600 लोग घायल हुए। कई शव नालों से मिले। कई लोगों की हत्या के बाद उनके शवों को इतना क्षत विक्षत कर दिया गया था कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। 22 फरवरी से 25 फरवरी के दौरान जिस समय ये दंगे फैल रहे थे, उस वक्त जी न्यूज ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए तभी आपको यह बता दिया था कि यह सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जी न्यूज की टीम ने लगातार 4 दिन और उसके बाद भी इस हिंसा की सुनियोजित पटकथा से पर्दा उठाया था। मैंने खुद 26 फरवरी को इन इलाकों में जाकर दंगा प्रभावित लोगों से बात की थी। आज आपको फिर से उस रिपोर्टिंग का पहले हम एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये योजनाबद्ध तरीके से ये दंगे सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के ये दंगे फरवरी में जो हुए थे, ये देश के पहले सोशल मीडिया दंगे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिनमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल हुआ है, ट्विटर का इस्तेमाल हुआ है, फेसबुक का इस्तेमाल हुआ है। एक नकली इकोसिस्टम, एक नकली माहौल बनाने की कोशिश की गई है। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल रहा। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े ऑथर्स, लेखक इसमें शामिल हो गए और आप सबको ये विश्वास दिला दिया गया कि जो नया नागरिकता कानून आया है, देश की जनता उसके बहुत खिलाफ है और ये जो दंगे हैं ये उसी गुस्से का नतीजा है। बल्कि स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जमीन पर ऐसा कोई गुस्सा था नहीं और ये जो दंगे हैं ये पूरी तरह से प्रायोजित दंगे थे। सबसे पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली बात तो ये कि जो दंगाई होता है वो दंगाई ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो दंगाई जब यहाँ पर आए तो आप चारों तरफ यहाँ ये देख सकते हैं सारी ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं, सारे के सारे। और जो खास बात यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि ये इस तरह की बोरियां देखिए आप, ये बोरी आप देख रहे हैं, इन बोरियों के अंदर ईंट पत्थर भर के रखे हुए हैं। एक बोरी ये है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इस बोरी को देखिए आप, ये जो बोरी है ये भी ईंट पत्थरों से भरी हुई है। इसके अंदर ये सारे पत्थर हैं, ये देखिए, और ये सारे पत्थर बोरियों में भरकर यहाँ लाए गए हैं ताकि पथराव किया जा सके। दंगाई जो हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर पथराव करेंगे, अगर सुरक्षा बल आएंगे तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। तो ये नफरत के पत्थर हैं। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम है सर, पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है। हाँ जी, बत्ती इसके अंदर बत्ती लगाइए। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये पेट्रोल बम है सर, ये अच्छा, ये पेट्रोल बम देखो सर, बत्ती लगी हुई है पे और इधर से काफिला आया और मारो चलेगा सर। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो कितना पेट्रोल है सर, इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे ही इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने। डेटा इज द न्यू ऑयल, ये जुमला आपने खूब सुना होगा। मतलब ये कि आज की दुनिया में डेटा का बड़ा महत्व है। जैसे कच्चे तेल ने 20वीं सदी में अरब की किस्मत बदल दी, वैसे ही 21वीं सदी उनके नाम रहेगी जिनके पास डेटा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा इकट्ठा करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है और डेटा की कमी बस एक जगह है, भारत सरकार। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है इस देश का विपक्ष। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। विपक्ष के सांसदों ने सरकार से संसद में कुछ जानकारियां मांगी। सरकार ने कहा डेटा नहीं है और इसी को लेकर सरकार की काफी मिट्टी पलीद हो रही है। सोशल मीडिया वाले अलग मजे ले रहे हैं, तरह तरह के कार्टून शेयर हो रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यह कार्टून शेयर किया जिसमें एनडीए का फुल फॉर्म लिखा है नो डेटा अवेलेबल। तरह तरह के और भी कार्टून सरकार पर तंज कसने का जरिया बन रहे हैं। अब पहली बात तो यह कि विपक्ष ने सरकार से ऐसा क्या पूछ लिया जिसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। एक एक करके वो सवाल हम आपको बताते हैं। पहला, संसद में सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर घर लौटे, कितनों की मौत हुई, कितनों की नौकरियां गई। जवाब में मंत्री संतोष गंगवार ने कहा हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने मजदूरों की मौत हुई,
कितनों की नौकरी गई। घर लौटने वाले मजदूरों का आंकड़ा जरूर सरकार ने दिया। इसके मुताबिक 1,04,66,152 प्रवासी मजदूर लॉकडाउन लगने के बाद घर लौटे। इनमें से 32,49,000 यूपी के और 15 लाख बिहार के थे। दूसरा सवाल, सरकार से पूछा गया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन लगाने से कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स की नौकरी गई। इसके जवाब में 17 सितंबर को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, हम ऐसा डेटा रखते ही नहीं। तीसरा सवाल, राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन की वजह से कितनी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका आंकड़ा भी नहीं दिया। कहा कि हम अपनी योजनाओं के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां पढ़ाई न छोड़ें। चौथा सवाल, सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान कितने MSME यानी लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग बंद हो गए। इसके लिखित जवाब में MSME के राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, 2014 से लेकर अब तक का भी कोई डेटा नहीं है कि कितने MSME बंद हुए। मंत्री ने डेटा नहीं बताया, लेकिन अपने जवाब में ये जरूर बताया कि सरकार किस तरह से लोन की व्यवस्था कर MSME को मदद पहुंचा रही है। पांचवा सवाल, सरकार से पूछा गया कि कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों की सफाई या दूसरे खतरनाक मेडिकल कचरे को हटाने वाले कितने सफाई कर्मचारियों की मौत हुई। जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हम ऐसा कोई डेटा नहीं रखते। छठवां सवाल, संसद में सरकार से पूछा गया कि कोरोना संक्रमण में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होता है तो देश में कितने प्लाज्मा बैंक बनाए जहां से मरीज प्लाज्मा ले सकते हैं। जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा हमारे पास डेटा नहीं। सातवां सवाल, संसद में सरकार से पूछा गया कि कोरोना महामारी के दौरान इलाज करते हुए कितने डॉक्टर्स, कितने नर्सेज और बाकी हेल्थ वर्कर्स की कोरोना से मौत हुई। जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा नहीं पता। हालांकि अश्विनी चौबे ने यह जानकारी जरूर दी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस योजना के तहत 155 हेल्थ वर्कर्स के संबंधियों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है। सरकार ने कोरोना से मरने वाले डॉक्टर्स का डेटा नहीं दिया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि 382 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। आठवां सवाल, 21 सितंबर को राज्यसभा में सांसद PL पुनिया ने गृह मंत्रालय से किसानों की आत्महत्या के कारणों की जानकारी मांगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किसान आत्महत्या का डेटा इकट्ठा करता है, लेकिन 2016 का जो डेटा 2019 में जारी किया गया उसमें आत्महत्या की वजह नहीं बताई गई, यानी डेटा अधूरा था। PL पुनिया ने पूछा कि क्या NCRB ने किसान खुदकुशी की डिटेल देने का काम बंद कर दिया। जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि NCRB ने कई बार राज्यों से किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या की सूचना मांगी, लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से 0 का आंकड़ा दिया गया। राज्यों ने अन्य पेशे के लोगों में आत्महत्या करने वालों की संख्या बताई, लेकिन किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में नहीं बताया। इसलिए किसानों की खुदकुशी की सही तस्वीर और कारणों की पुष्टि नहीं हो सकती, आंकड़ा नहीं है। 9वां सवाल, CPI के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने सरकार से 16 सितंबर को पूछा कि कितने नेता जेल में हैं, क्या सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है। सरकार ने कहा कि ये जानकारी NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने तैयार नहीं की। 10वां सवाल, सरकार से पूछा गया कि कोरोना से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई। गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि डेटा नहीं है। हाँ, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NSG जैसे फोर्सेज में जवानों की मौत का आंकड़ा जरूर बताया, जिसमें 1000 जवानों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हमने आपको 10 तरह के डेटा के बारे में बताया जो नरेंद्र मोदी सरकार के मुताबिक उसके पास नहीं है, और इसलिए विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सरकार डेटा मुक्त भारत चाहती है, और डेटा न देने वाले आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर पहले भी विपक्ष ने लगाए हैं। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं, या तो सरकार जानबूझकर डेटा बताना नहीं चाहती, या सरकार डेटा तैयार ही नहीं कर पाई, यानी जो डेटा जिस विभाग को इकट्ठा करना था वो तकनीकी दिक्कतों की वजह से डेटा इकट्ठा कर ही नहीं पाया। असल में कौन सी वजह है हम नहीं जानते, सर्वशक्तिमान सरकार जानती है, बताएगी तो हम भी बताएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार डेटा छिपाने का अपना पुराना रिकॉर्ड सामने रख चुकी है। सरकार ने बताया कि डेटा नहीं है, लेकिन पुराना रिकॉर्ड ऐसा कि नियत पर सवाल उठता है। कई मिसालें दी जा सकती हैं। केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय का काम ही होता है डेटा, आंकड़ा इकट्ठा करना, इनको संभाल कर रखना। इसके तहत ही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे शॉर्ट में NSSO कहा जाता है, जो देश में सैंपलिंग के जरिए डेटा जुटाता है कि लोगों की इनकम कितनी है, किस तरह का रोजगार है, कितना खर्च है। NSSO ने 2016-17 में देश भर में सैंपलिंग के जरिए डेटा जुटाया।
2018 में ये डेटा रिलीज होना था, लेकिन आरोप लगे कि सरकार ने जानबूझकर ये आंकड़े रिलीज नहीं होने दिए। इसके खिलाफ 2 अधिकारियों के इस्तीफे की भी खबर आई थी। तब दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए कि सरकार को आंकड़े नहीं दबाने चाहिए। 214 अर्थशास्त्रियों और विद्वानों ने मोदी सरकार से एनएसएसओ के सभी डेटा और रिपोर्ट्स को जारी करने को लेकर चिट्ठी लिखी, पर सरकार दबाव में नहीं आई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मई के आखिर में एनएसएसओ का डेटा जारी किया गया, लेकिन तब भी पूरा नहीं। कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा जारी नहीं किया गया। सरकार ने डेटा क्वालिटी को वजह बताकर इस सर्वे को खारिज कर दिया, और ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने एनएसएसओ के सर्वे को रिजेक्ट किया। लेकिन एनएसएसओ का डेटा लीक हो गया, और जो बात सामने आई वो ये थी कि 40 साल में पहली बार कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी आप उपभोक्ताओं की खर्च करने की शक्ति घटी है। लोग कम खर्च कर रहे थे, यानी लोगों की आमदनी कम थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यही बात दबाने के लिए सरकार ने सर्वे को खारिज कर दिया। और बात सिर्फ एनएसएसओ के आंकड़े दबाने की नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के भी 2016 के आंकड़े 2019 में यानी 3 साल बाद रिलीज किए गए। इसमें भी मॉब लिंचिंग, प्रभावशाली लोगों के द्वारा हत्याएं या खाप पंचायत के आदेश पर हत्याओं जैसा आंकड़ा रिलीज नहीं किया गया। दुनिया सवाल उठा रही थी, भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है और सरकार ने आंकड़ों में बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। इसके अलावा किसानों की खुदकुशी का डेटा भी अधूरा रखा गया, खुदकुशी की वजह नहीं बताई गई। और सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी सरकार पर जीडीपी के आंकड़ों से छेड़छाड़ के आरोप लगे। मोदी सरकार ने जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 करने के बाद मनमोहन सरकार के दौर में जीडीपी ग्रोथ के नए आंकड़े जारी किए, जिसमें पुरानी वाली जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया। इसके तरीके पर भी अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए और आंकड़ों से छेड़छाड़ को लेकर गंभीर चिंता जताई। नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। मोदी सरकार ने विपक्ष के बॉयकॉट के बीच कृषि सुधार से जुड़ा तीसरा बिल यानी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 यानी आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 को भी आज राज्यसभा में पास करवा दिया। इस तरह से कृषि को लेकर मोदी सरकार ने अपना एजेंडा पूरा कर दिया है। इस बीच इन बिलों के खिलाफ विपक्ष का संसद में और किसानों का सड़क पर धरना प्रदर्शन विरोध जारी है। इन बिलों में ऐसा क्या खास है और क्यों सरकार इन्हें कानूनी जामा पहनाने पर अड़ी हुई है? देश में सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और उनकी हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। खेती से जुड़े सुधार पहले भी समय समय पर आते रहे, लेकिन किसानों की जरूरतों के आगे वो नाकाफी पड़ते रहे। जिन मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने जाते हैं वो भी पूरी तरह से किसानों की हमदर्द नहीं रही है। आज भी बहुत कम किसानों को उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का मौका मिल पाता है। कारोबारियों के कार्टेल या गुट आज भी किसानों का शोषण करते हैं और कृषि से जुड़ी मार्केट कमेटियां सियासत में डूबी हुई हैं। इस सबके बीच जो 3 बिल संसद के दोनों सदनों में पेश हुए, उनमें सबसे ज्यादा विरोध पहले बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 का हुआ है, और इसे हिंदी में कहें तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 कहा गया है। तो सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद किसानों के लिए उनकी उपज को बेचने के विकल्प बढ़ाना है। किसान एपीएमसी मंडियों यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर भी अपनी उपज बेच पाएंगे। अगर किसान को कोई निजी खरीदार बेहतर दाम देता है तो वो एपीएमसी मंडी के बजाय उसे अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन इस बिल के विरोधियों का कहना है कि नए प्रावधान से एपीएमसी की मंडियां अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रह जाएंगी और जो बड़े कॉर्पोरेट खरीदारों को खुला हाथ मिल जाएगा और बाद में किसान उनके भरोसे रह जाएंगे। इससे एपीएमसी की मंडियों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। तो विरोध करने वालों का कहना है कि एपीएमसी मंडी व्यवस्था में समय के साथ काफी सुधार हुआ है और एक मंडी से कम 200 से 300 गांव के किसान की जरूरत को पूरा करती है। लेकिन नए बिल से ये मंडियां अपनी भौगोलिक सीमा में बंधी रह जाएंगी। इस बिल में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड है वो किसानों की उपज खरीद सकता है। ये व्यापारी एपीएमसी की मंडी या व्यापार के लिए निर्धारित अन्य क्षेत्र में भी ये खरीद कर सकता है।
तो विरोध करने वालों का तर्क है कि एपीएमसी मंडी में व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत होती है। अभी मंडियों की जो व्यवस्था है उसमें आरटीओ के पास ये लाइसेंस होता है। लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी वित्तीय विश्वसनीयता की जांच हो जाती है, लेकिन नए बिल के तहत जो नए कारोबारी आएंगे उनकी विश्वसनीयता की जानकारी किसानों को कैसे होगी। वैसे ये भी सच है कि अभी तक एपीएमसी कानून को जिस मकसद से लाया गया था वो उस पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा है। आज भी छोटे मझोले किसानों का इन मंडियों से शोषण होता है। सच्चाई ये भी है कि किसानों की उपज का सिर्फ 36% ही इन नियमित बाजारों में बिक पाता है। एपीएमसी कानून के तहत इन मंडियों के बाहर व्यापारियों और खरीदारों के काम करने पर पाबंदियां थी, लेकिन ये भी सही है कि एपीएमसी मंडियां काफी हद तक किसानों का सामूहिक तौर पर अपनी फसलों की कीमत को लेकर मोल भाव का मौका देती हैं। इसके अलावा फसल की कीमत, गुणवत्ता, वजन पर भी किसान मिलकर यहां अपनी आवाज उठा सकते हैं। सरकार मंडियों की स्थिति के आधार पर ही ये तय कर पाती है कि उसे बाजार में कितना दखल देना है, अपनी खाद्य योजनाओं के लिए कितना अधिग्रहण करना है। यही नहीं, एपीएमसी मंडियों के बाहर नए बाजार पर कोई पाबंदियां नहीं होंगी, कोई निगरानी नहीं होगी। सरकार के पास से जानकारी नहीं होगी कि वहां कौन लोग सक्रिय हैं और वो किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, किस कीमत पर और किस मात्रा में खरीद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि कचरे के ऊपर आप चाहे रेत डालो, चाहे कचरे के ऊपर आप मलमल क्या कालीन डाल दो, या फिर उसके ऊपर ढेर सारा इत्र डाल दो, उड़ेल दो जितना इत्र चाहते आप, लेकिन इस सबसे कचरे से बू, कचरे की गंध कभी खत्म नहीं हो सकती। आज इसी तरह पूरे देश में बॉलीवुड की ड्रग्स वाली बू फैल गई है। पिछले 3 महीनों से हम सब देख रहे हैं कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ बॉलीवुड की ये नशेड़ी गैंग, ये गंजड़ी गैंग या अफीमखोर गैंग। इन लोगों का बड़ा गुमान है, कहते हैं कि हम तो हर चीज को ढक लेंगे, हम दिशा सालियान की हत्या को ढक लेंगे, हम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को भी ढक लेंगे क्योंकि हमारे पास बेबी पेंगुइन है। ड्रग्स की गंदगी को ढक लेंगे ये लोग कहते हैं, लेकिन जब ड्रग्स वाली सच्चाई सामने आएगी तो ये लोग, यही लोग छाती पीटेंगे संसद में जाकर, रुदाली करेंगे कि उनकी थाली में हमने छेद किया, कि उनकी अच्छी वाली थाली में छेद हो रहा है। जब ड्रग्स का धुआं बॉलीवुड की पार्टियों से निकलकर बाहर आता है तब महानायक मौन हो जाते हैं, ओठ पे जिप लगा देते हैं, और जब देश इन्हें सामाजिक जिम्मेदारी याद दिलाती है तो ये कहते हैं कि आप हमें बताने वाले कौन हो। अरे सुन लो, हम वो लोग हैं जिसने आप लोगों की इस बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन आप लोगों ने बदले में हमें क्या दिया? पूछता है भारत। दोस्तों, ये बॉलीवुड की माफिया, ये बॉलीवुड में ड्रग्स वाला दलदल, इसलिए आज अब देश चुप नहीं रहेगा, नशेड़ियों का बहिष्कार करेगा, बहिष्कार। क्योंकि इसी बॉलीवुड में पाकिस्तान और दुबई का नेक्सस बन रहा है। खुलकर कहूंगा मैं कि ये बॉलीवुड की माफिया की डायरेक्ट लिंक दुबई और पाकिस्तान से है। जो ड्रग्स बॉलीवुड बेच रहा है, जो ड्रग्स बॉलीवुड खरीद रहा है, जिस ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड की माफिया कर रही है, उसका पैसा दाऊद इब्राहिम को जाता है। सबको पता है। क्या महानायक को नहीं पता? क्या दुबई वाले भाई को नहीं पता? उसी दाऊद के पास पैसा जाता है जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए ये बॉलीवुड की लोग अपनी शान समझते हैं। ये बॉलीवुड के नशेड़िया,
याद रखो तुम, हमने आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। याद रखिए आप लोग, ये चेतावनी नहीं है, ये खोखली बात नहीं है, ये सच्चाई है। और आप लोग जो कर रहे हो ना, जनता उससे आप लोगों से गुस्सा नहीं है, जनता आपसे घृणा कर रही है। कह दीजिए जया बच्चन जी, कल जाके संसद में कहिए कि अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत में बोला कि भारत की जनता हमसे घृणा करती है। सच्चाई है, हकीकत है, कहूंगा। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कृषि विधायकों को काला कानून बता रहे विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विपक्ष ने ऐलान किया है कि जब तक उसकी 3 मांगें नहीं मानी जाती वह राज्यसभा का बहिष्कार जारी रखेगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने उग्र तेवर अपनाते हुए मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी देर ही बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सांसद भी कांग्रेस का साथ देते हुए सदन से बाहर चले गए। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि 3 मांगों में सबसे प्रमुख मांग 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने की है। शून्यकाल के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने यह मांग भी रखी कि सरकार जो विधेयक ला रही है उसमें इस बात को तय किया जाना चाहिए कि निजी क्षेत्र के कारोबारी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम पर अनाज को खरीद न सकें। उन्होंने सरकार से तीसरी मांग ये की है कि MSP को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार को महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें कुछ सांसदों के व्यवहार से पीड़ा हुई है और इसके खिलाफ वो 1 दिन का उपवास रखेंगे। उधर PM मोदी ने भी हरिवंश नारायण सिंह की चिट्ठी को ट्वीट करके उनकी जमकर सराहना कर दी है। उन्होंने लिखा कि हरिवंश जी के पत्र एक एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है। इस पत्र में सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी। मेरा आग्रह है कि सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें। इस सब के बीच पूरा विपक्ष और देश के किसान संगठन एकजुट हो गए हैं और वे कृषि विधेयक के खिलाफ गुरुवार से देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट है कि शुक्रवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी और सड़कों को जाम करेगी। यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया है और कहा है कि किसानों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से विश्वास खो दिया है। तो स्पष्ट रूप से लग रहा है कि केंद्र सरकार, हरिवंश नारायण सिंह इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे रहे हैं और उसे एक प्रोपेगेंडा के रूप में प्रचारित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इशू को बिहार के इलेक्शन में भी ले जाया जा रहा है और प्रधानमंत्री के ट्वीट को देखें और बीजेपी के प्रवक्ता या नेता रविशंकर प्रसाद के बयान को देखें तो साफ लग रहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे विवाद का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है। हरिवंश नारायण सिंह ने जो कुछ भी किया है उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उन्होंने गलत ढंग से ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित करवा दिया था, विधेयक को पारित करवा दिया था, जो कि संसदीय परंपराओं, मर्यादाओं, नियम कानूनों का सरासर उल्लंघन भी है। लेकिन हरिवंश नारायण सिंह अपने आप को एक बहुत ही साफ सुथरा और अच्छी छवि वाला और कहना चाहिए कि नैतिक बल के साथ काम करने वाला नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चिट्ठी दरअसल यही प्रचार करती हुई दिखती है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री तो हरिवंश सिंह का समर्थन करेंगे ही, उनकी तारीफ करेंगे ही। आखिरकार वो उनकी पार्टी के, उनके सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हरिवंश सिंह की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है, उस पर सवाल उठते रहे हैं और ये इस पूरे विवाद का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि विपक्षी दल ने 3 मांगें रख दी हैं जो स्पष्ट रूप से
अगर सदन चलाना चाहती है सरकार तो उसे उन पर विचार करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि विपक्ष ने समझ लिया है कि ये किसान से जुड़ा जो मसला है वो कितना गंभीर है, इसके किसानों पर किस तरह से असर पड़ सकते हैं और किसान इससे किस हद तक उद्वेलित हैं। तो वो इस आंदोलन के साथ अपने आप को खड़ी कर रही है। इसका एक तरह से उसे राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और ये मैसेज भी जाएगा कि किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार कदम पर कदम उठाए जा रही है और ये किसानों की भलाई में नहीं है। तो दोनों तरफ इस पूरे मामले की राजनीतिक गोलबंदी भी हो रही है, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन किसानों के हितों की बात भी सर्वोपरि होना चाहिए। उनके जो चिंताएं हैं, वाजिब चिंताएं हैं, उनको भी संबोधित किया जाना।